एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। एक आदमी अपने बेटे के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है, क्वीन नैन, तुमने हमारे क्लेन के नियमों को तोड़ा है। क्लेन के अंदर एक नियम था कि कोई भी सीक्रेटली अपना कल्टिवेशन नहीं कर सकता है। तुम्हारे ऊपर कल्टिवेशन बैन है, इसके बावजूद भी तुमने ये किया है, इसलिए तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाला जाता है। इस सब के अंदर तुम्हारी मॉम की भी गलती थी, उसने तुम्हें ये सब करने से रोका नहीं, इसलिए उसे भी सजा मिलेगी। उसे हमेशा के लिए क्वीन फैमिली के अंदर कैसे ये रखा जाएगा, कभी भी बाहर कदम नहीं रह सकती और तुम अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर ये लड़का क्वीन कहने लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप मेरे फादर हैं, मैंने आपको ही अपनी फैमिली माना है, अब मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी गलती के लिए मेरी मॉम को सजा देना बिल्कुल सही नहीं है। ये आप पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। ये सुनकर क्वीन टियान, जो कि क्वीन नैन का भाई है, ये सोचने लगता है ये सब कुछ काफी सही हो रहा है। मैंने इस लड़के का कल्टिवेशन देखा है, ये काफी तेजी से अपने कल्टिवेशन को सुधार कर रहा था। अगर इसको ऐसे छोड़ देते तो कुछ ही टाइम में मुझसे आगे निकल जाता। ये एक कॉन्क्यूबाइन सन है, यानी कि इसकी मॉम एक लोअर सेक्स से बिलोंग करती थी, इसलिए इसे कल्टिवेशन परमिशन नहीं है। अच्छा हुआ मैंने इसके सीक्रेट को सबके सामने रिवील कर दिया। अब जब इसे हमारी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इसका कल्टिवेशन भी फिर से रुक जाएगा। तभी क्वीन नैन का फादर एल्डर क्वीन बोलने लगता है, तुम बिल्कुल चुप रहो, तुम मेरे सामने इस से बात नहीं कर सकते। क्वीन बोलता है, मैं बात कर सकता हूँ, मेरे पास में इसका अधिकार है। अब मुझे कुछ भी बोलने से पहले किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है कि तुम एल्डर ब्रदर क्यू टियान और क्यू हैन से इज्जत से प्यार करते हो। हमेशा सेट के अंदर वो सारी परमिशन मिलती है, फैमिली के अंदर सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे साथ में कोई भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे को किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी गई, ना ही कोई खास रेस्पेक्ट दी गई। मुझे लगता था मैं सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब 16 साल बीत गए तब मुझे इससे एहसास हुआ कि सारी परमिशन और रेस्पेक्ट मुझे कभी मिलनी नहीं थी, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। और ये जो तुम अभी बहाना बना रहे हो कि मैंने क्लेन के नियम को तोड़े हैं, ये सब भी एकदम बकवास है। तुम्हें केवल कोई अच्छा सा एक्सक्यूज चाहिए था मुझे इस फैमिली से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है मैं एक बोझ हूँ। तुम मेरी मॉम को तुम नौकरानी बना के रखना चाहते हो केवल इसलिए क्योंकि वो एक लोअर क्लेन से बिलोंग करती है। इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। एल्डर क्वीन बोलता है, एकदम चुप रहो, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। क्वीन बोलता है, क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी दुखती रथ पे हाथ रख दिया है, यहाँ पे सभी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, सबको पता चल चुका है तुम किस तरह के इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा घटिया हो। क्वीन के इतना कहने के साथ ही एल्डर क्वीन उसे सीने ऊपर एक जोर से टक्कर देता है और उसे उस घर से बाहर निकाल देता है। उछल के 2 बार जमीन पे गिरने के बाद क्वीन वापस खड़ा होने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, आज तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, क्योंकि तुम मुझसे ताकतवर हो, लेकिन आज के बाद से मेरा एक अलग सफर शुरू होगा। मैं बिल्कुल भी अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम लगाने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम क्वीन नैन नहीं है। जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उसी टाइम पर क्वीन नैन की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद से ही मेरा नया जन्म हुआ है। अब से मैं अपने नाम के साथ में केवल अपनी मॉम के नाम को यूज करूंगा। मेरा नाम है स्यू नैन। आज के बाद से लोग मुझे इसी नाम से जानेंगे और मैं ही तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करूंगा। क्यू टियान, जो कि इतनी देर से साइड में खड़ा होकर सबको सुन रहा था, वो एकदम से कहने लगता है, एकदम चुप रहो। फिर वो एल्डर क्वीन से कहता है, ये लड़का अब कुछ ज्यादा बोल रहा है, क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं इसे एक अच्छा सबक सिखाऊं? तभी सुनन बोलता है, ये तुम्हारी चमचागिरी कब खत्म होगी? वैसे अच्छा ही हुआ तुम और बीच में बोल गए, वरना मैं तुम्हारे बारे में एकदम भूल ही चुका था। ऐसा हो सकता था मैं बदला लेने के लिए यहाँ दोबारा आता तो तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन अब मुझसे गलती नहीं होगी। मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्यूटियन बोलता है, ये सही नहीं है, तुम्हें सारी गलतियां कोटा, मेरे ऊपर फोड़ने की कोशिश मत करो। क्लेन नियम्स के अंदर ये साफ लिखा हुआ था कि ओबन सन्स अपना कल्टिवेशन नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी तुम कल्टिवेशन करते हो तो गलती तुम्हारी ही है और सजा भी तुम्हें मिलेगी। क्यूटियन सुनैन के ऊपर एक जोर से हाथ मारकर उस जमीन पर गिरा देता है और फिर सीधे उसके दोनों पांव के ऊपर कूदकर उसके दोनों पांव तोड़ देता है, जिसके साथ ही सुनन के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। यहाँ पर भी क्यूटियन रुकता नहीं है, वो सुनन के ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। ये आवाज क्वीन फैमिली के एक बहुत बड़े एल्डर की है। इस आवाज के साथ में वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सब के सब उसके साथ में सर झुकाने लगते हैं। इसके बाद में दोबारा से आवाज आती है, इसके साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भले ही इसने गलती की है, लेकिन फिर भी ये क्वीन फैमिली का एक पार्ट है, इसलिए इसे मारा नहीं जाएगा। ये सुनकर एल्डर क्वीन अपने कुछ लोगों से कहता है, तो फिर ठीक है, हम इसे मारेंगे नहीं, इसे बस इसी हालत में उठाकर यहाँ से दूर ले जाओ और उस जगह पर ऐसे सड़ने के लिए छोड़ दो। इसके दोनों पांव टूट चुके हैं, ये खुद ही मर जाएगा। ये सुनकर ये दोनों बंदे सुनियान को उठाकर दूर कहीं जंगलों में पटक आते हैं। यहाँ पर सुनियान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो जंगल के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। इसी टाइम पर उस जगह पर आसमान में उड़ते हुए कोई बंदा भी दिखता है, इसकी नजर सुनियान में पड़ जाती है। सीधे सुनियान के पास में आता है और फिर उसे कहने लगता है, इसके साथ में क्या हुआ? इस लड़की की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे सुनियान की तरफ से कुछ जवाब नहीं आते।
यहाँ सीधे सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद में सुनियन की आई खुलती है। वो देखता है उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए और वो एक बर्तन के अंदर है जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है। ये देखकर वो अभी से डरने लगता है। उसे लगता है किसी डीमन ने उसे पकड़ लिया है और अब वो यहाँ पर उसे पका रहा है उसे खाने के लिए। समझ में आते ही सुनियन जल्दी से उस बर्तन से बाहर निकलने लगता है। तो वो कहता है मैं इस तरीके से यहाँ मर नहीं सकता हूँ। मेरी मॉम वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उन्हें आजाद कराना होगा। इसी टाइम पर सामने की तरफ से गेट खुलता है। एक बंदा अंदर घुस जाता है और कहने लगता है लड़के तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जहाँ पर हो तुम वहीं रहो। इस पानी के अंदर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। 10 साल लगे हैं मुझे उन सभी को बनाने में। तुम्हारे बाहर निकलने से ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर सुनियन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, इसलिए वो बिल्कुल भी उसे फाइट करने की कोशिश नहीं करता। वो उसके सामने हाथ जोड़कर उसे कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है, मैं इस तरीके से यहाँ मर नहीं सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे खाना मत, मेरा तो टेस्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं है। ये सुनकर वो बंदा हंसने लगता है और उसे कहता है क्या कह रहे हो तुम, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। सुनियन कहता है कि सच में यानी कि लिक्विड किस तरह की मेडिसिन है। वो बंदा इस सुनकर और भी जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर कहता है क्या बात है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, कैसा रहेगा मैं तुम्हें एक शानदार ऑफर दूं, तुम चाहो तो मेरे डिस्पल बन सकते हो। ये सुनते ही सुनियन बहुत चौंक जाता है। वो कहने लगता है कि सच में मुझे तो अपने काम पे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है मेरे सिर पे बहुत चोट लगी है और मैं ये बेकार का सपना देख रहा हूँ। आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपकी पावर मुझे फील हो रही है। अकबर इतनी जाता है क्या कोई फैमिली को अकेले खत्म कर सकते हैं, वहाँ के एल्डर्स भी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे और आप खुद से मुझे अपना डिस्पल बनाने का ऑफर दे रहे हैं। मुझे तो अभी भी बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी ये मास्टर बोलता है तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वो एकदम सही है, तुम इतना चौंक गए हो यानी इसका मतलब तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम अब से मेरे डिस्पल हो। सुनियन कहता है हाँ बिल्कुल मास्टर, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मास्टर कहता है तो फिर ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरा नाम है भाई तिनहान, इस नाम को हमेशा के लिए याद रख लो। सुनियन कहता है मास्टर आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ एकदम सच तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं केवल आप मुझे ज्यादा टाइम तक इस पानी के अंदर रखना चाहते हैं ताकि मेरा सूप बन जाए, क्योंकि ये पानी धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। तिनहान कहता है अगर तुम्हें जो भरोसा नहीं है तो फिर जल्दी से अपन पाँव को चेक करो, जब तुम मुझे मिले थे तुम्हारे दोनों पाँव टूटे हुए थे, तुम्हारे अंदर काफी कम कंडीशन एनर्जी थी, अगर तुम अब अपनी एनर्जी का यूज करोगे तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। ये सुनते सुनियन जल्दी से अपन पाँव को चेक करता है, उसके पाँव खुद से रिकवर हो चुके हैं, उसकी बॉडी के अंदर काफी कंडीशन एनर्जी आ चुकी है। ये देखकर वो कुछ तो कहता है ये तो काफी शानदार है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर फील हो रही है। भाई तिनहान कहता है ये तो होना ही था, ये तो केवल शुरुआत है, इस मेडिसिन को बनाने में मुझे 10 साल का टाइम लगा है, तुम बस देखते जाओ इस पानी से तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। ये कहते तिनहान अपने हाथों के अंदर एक बहुत बड़ा फायरबॉल बनाता है और तो सीधे इस पॉट के ऊपर डाल देता है। इसके साथ ही इसकी जितनी मेडिसिन होती है ये बहुत ही से उबलने लगती है। सुनियन चिल्लाते हुए कहता है मास्टर ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, मेरी बॉडी जल रही है। तिनहान कहता है बिल्कुल शांत रहो, अपने मास्टर पे भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी सबसे कीमती मेडिसिन का यूज किया है तो फिर इससे बहुत फायदा ही होगा। अगर तुम कुछ टाइम तक इस पानी के अंदर रहते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी गॉड मेडिसिन है उस सबके सब अवाक हो जाएगी। ये सुनते ही सुनियन तुरंत शांत हो जाता है और कुछ तब कहता है अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा, ताकत पाने के लिए मैं किसी भी तरह का दर्द अपनी बॉडी के ऊपर सहन कर सकता हूँ। ये कहते हुए सुनियन अपने मास्टर के बताए अनुसार उस पानी के अंदर बैठकर अपना कंडीशन करने लगता है। इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद में फाइनली सुनियन को कामयाबी मिल जाती है, उसकी बॉडी बहुत जोर चमकने लगती है, बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा कंडीशन एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी ज्यादा होती है कि वो पॉट भी टूट जाता है। ये देखकर ये मास्टर कहता है फाइनली इसे कामयाबी मिली गई, इस लड़के की बॉडी के अंदर जितनी भी गॉड मेडिसिन थी उन सभी को इसने अवाक कर लिया है और इसके अलावा इसके पास में ड्रैगन फिजिक भी आ गया है। इसकी बॉडी अब मिस्टिकल रैंक पहुंच चुकी है। फाइनली अब मैं एक ऐसे लड़के का मास्टर हूँ जो कि मिस्टिकल रैंक पर है। इसी टाइम पर सुनियन की बॉडी के ऊपर जितनी भी लाइट चमक रही होती है वो बंद हो जाती है। सुनियन कहने लगता है मुझे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं कम से कम क्यू हैन से तो ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। अब जब मुझसे अगली बार मिलूंगा तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा और उसके बाद में मेरी मॉम को उस फैमिली से आजाद कराऊंगा। मॉम बस आप मेरा वेट कीजिए, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। तभी एकदम से मास्टर तिनहान की आवाज आती है सुनियन तुम वहाँ पर खड़े क्यों, मैं इस तरीके से तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देखना चाहता, जल्दी जाओ अपने कपड़े पहनो, उसके बाद में तुम्हारा ये कल्टीवेशन शुरू होगा। भाई तिनहान सुनियन को लेकर एक पहाड़ी चोटी पर आता है और उसे कहने लगता है सुनियन अब मैं तुम्हें कल्टीवेशन के कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आता है कल्टीवेशन के टैलेंट, जिन्हें अगर आप कमजोर से ताकतों के ऑर्डर में रखे तो सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी, उसके बाद में घोस्ट, फिर आता है डीमन और सबसे आखिर में आता है मिस्टिकल टैलेंट। मैंने यहाँ पर जो तुम्हें नाम बताए थे इनके बीच में भी 3-4 नाम आते हैं लेकिन वो मायने नहीं रखते हैं, तुम शुरुआत के और एंड के याद कर लो। टैलेंट के बाद में आते हैं कल्टीवेशन की स्टेज। कल्टीवेशन के अंदर टोटल 7 स्टेज होते हैं जो कि इनिशियल स्टेज स्टार्ट होकर इंपीरियल स्टेज तक जाते हैं। इन सभी स्टेजेस के बीच में फिर इतना डिफरेंस है
कि कल्टीवेटर फाइट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर से कितने कल्टीवेशन पावर को अनलीश कर पा रहा है। किसी भी कल्टीवेटर का स्टेज और टैलेंट जितना शानदार होगा, वो कल्टीवेटर फाइट के अंदर उतनी शानदार तरीके से इन पावर्स को यूज कर पाएगा। इन्हीं सब कल्टीवेशन के बीच में एक एक्सेप्शन भी है, जिसका नाम है डिमोनिक गॉड कल्टीवेशन स्टाइल। जिस कल्टीवेटर को ये स्टाइल आता है वो फाइट के अंदर अपने से भी ताकतवर कल्टीवेटर से फाइट कर सकता है। इस तरीके के कल्टीवेटर बाकी भीड़ से पूर्ति से अलग हो जाते हैं। इनकी पावर बाकी कल्टीवेटर से कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इतना शानदार स्टाइल होने के बावजूद भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल मैं अकेला ही हूँ जिसको ये स्किल आती है, या फिर कहना चाहिए कल तक मैं अकेला था, अब तुम्हें भी ये स्किल आती है। तुम भी डिमोनिक गॉड स्टाइल जानते हो, लेकिन अभी तुमने इस स्टाइल को सीखना शुरू किया है। इसी वजह से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा इस स्टाइल के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताना। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया कि तुम डिमोनिक गॉड स्टाइल को सीख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे मर्डरर तुम्हें मारने के लिए आ जाएं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इस टाइम पर कि किसी के पास में भी इस तरह की स्टाइल हो। सुनन कहता है, मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब यहाँ पर जो कुछ मुझे सिखा रहे हैं उस सबको मैं कभी भी बाहर रिवील नहीं करूंगा। ये सुनकर तेजान अपने पास से एक बुक को बाहर निकालता है और उसे सुनन पे देते कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रख रहा हूँ। इस किताब को अपने पास में रखो, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ डिमोनिक गॉड। इस बुक की मदद से तो अपने आप ही अपना ये कल्टीवेशन कर सकते हो। मेरे पास में कुछ जरूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना होगा। मैं इसके आगे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अब कल से तुम्हारा सफर शुरू होगा। तुम्हें यहाँ से अज़ूरा फॉरेस्ट में जाना होगा। वहाँ पर एक सेक्ट है जिसका नाम है अज़ूरा फॉरेस्ट एकेडमी। ये कहने के बाद में भाई तेजान उड़ते हुए वहाँ चला जाता है। यहाँ से हम अगले दिन अज़ूरा फॉरेस्ट एकेडमी के बाहर सीन देखते हैं। सुनैन इस एकेडमी के बाहर ही है, उस देख के कहने लगता है ये एकेडमी काफी शानदार है। हेवनली टेरेस्ट एकेडमी के बाद में ये सेकंड नंबर पर इस वर्ल्ड की सबसे ताकतवर एकेडमी है। इस वर्ल्ड के काफी सारे कल्टीवेटर्स का सपना होता है इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन करने का। मुझे पता चला है क्वीन हैन भी इस एकेडमी से ज्वाइन हुआ था। इतना शानदार होगा अगर मेरी मुलाकात यहाँ पर उससे हो जाए। ये कहते सुनियान इस के आसपास में जिधर घूम रहा होता है, तभी उसे पीछे साइड से आवाज आती है, सुनियान तुम भी यहाँ पर हो। ये आवाज एक लड़की की होती है। सुनियान उससे कहता है, तुम कौन हो? और मैं क्वीन हैन नहीं हूँ, मेरा नाम सुनियान है। लड़की कहती है, यानी कि वो सारी खबरें जो कि मेरे पास में आ रही थी वो एकदम सही थी। तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है, इसी वजह से तुम अपने नाम के साथ में क्वीन को यूज नहीं कर सकते। वैसे मुझे तो ये पता चला है तुम्हारा डेटियन पूरी से खराब हो चुका है। कल्टीवेशन एनर्जी भी पूरी से खत्म कर दी गई है। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है इस सेट के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो सकता है? तुम जैसे कचराओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। अपनी ये इंसल्ट सुनकर सुनियन कहने लगता है, सिस्टर सी यू जब क्या कह रही है? ये कहते सुनियन याद करने लगता है जिस टाइम पर ये दोनों एक फैमिली के अंदर थे, इन दोनों के साथ में काफी जिद्दी से बनती थी और अब ये इतनी बुरी से बदल गई है। ये याद करके सुनियन को काफी बुरा लगने लगता है। सीयू कहती है, सुनियान तुम्हें इस तरह से मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर मैं तुम्हारे साथ में थी और तुमसे अच्छी तरह बात करती थी। वो सब कुछ केवल इसलिए था क्योंकि तुम वो फैमिली के थर्ड यंगेस्ट सन थे। तुम्हारा एक ओहदा था, लेकिन अब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। तुम एक कचरा हो, इसलिए मुझे तुमसे रेस्पेक्ट से बात करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें लगता है तुम्हें अभी भी मुझसे वही रेस्पेक्ट मिलेगी जो कि मैं तुम्हें पहले करती थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनियान तुम्हें होश में आ जाना चाहिए। तुम अब बड़े हो चुके हो। जैसे ही तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाला गया तो मुझसे ही हमारे दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग हो चुकी है। सुनियन कहता है, मिस यू आपको मुझे से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें बहुत पहले खुल चुकी है। मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि कौन मेरे सपोर्ट में है और कौन मेरे खिलाफ है। सीयू कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है। अपनी खिलाफ वाली लिस्ट के अंदर मुझे शामिल कर लेना, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं थी और न ही आगे कभी तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। क्योंकि सुनियान जो कि तुम अभी हो, तुम केवल एक पेड़ की तरह हो, लेकिन क्वीन फैमिली का यंग सन क्वीन टियान वो एक बहुत बड़े फॉरेस्ट की तरह है। तुम्हारे पास में एक और तो पहुंच चुकी होगी कि जल्दी ही क्वीन टियान से मेरी शादी होने वाली है और कल ही मेरी एंगेजमेंट है। ये सुनते ही सुनियान ने जाने लगता है और हंसते हुए कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। मुझे उस क्वीन टियान के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन चलो ठीक है, वो तुम जैसी लड़की को डिजर्व करता था। अपनी ये इंसल्ट सुनकर सीयू को बहुत गुस्सा लगता है। वो चिल्ला कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? इसी टाइम पर भीड़ में से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम क्वीन हैन है। जाके बढ़ते हुए कहता है, एक अच्छे वहीं पर रुक जा और जल्दी से सीरियस माफी मांग। क्वीन हैन की ये धमकी सुनने के बाद में यहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सब के सब सुनैन की तरफ देखने लगते हैं और उसे पहचान भी जाते हैं। उनमें से कहता है, ये तो वही है जिसे क्वीन फैमिली से रात मर निकाल दिया गया था और अब ये यहाँ पर दोबारा से आ गया है और अब दोबारा से इस यहाँ से भगा दिया जाएगा। इन सारी बातों के जवाब में सुनियन कहता है, मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा। ये सुनते ही क्वीन हैन आगे बढ़कर सुनियान के ऊपर एक जोर अटैक कर देता है, जिस सुनियान प्रेशर डॉज करके उसे गाल पे एक थप्पड़ मार देता है और उसे जोर से अनपाउंड में गिरा देता है। ये देखकर सीयू कहने लगती है, ये कैसे हो सकता है इतनी आसानी से इतनी जोर का थप्पड़? इसी टाइम पर क्वीन हैन अपने गाल में मसलते वापस खड़ा होता है और कहने लगता है, ये तुम कैसे कर पा रहे हो? तुमने ये करके अपने डेथ को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब या तो यहाँ पर तुम
मरोगे या फिर मैं इस फाइट के अंदर अपनी कंडीशन की पूरी एनर्जी खत्म करके खुद की सोल को इस बॉडी से फ्री कर दूंगा। ये कहते हुए क्वीन हैन अपना एक अटैक रेडी कर लेता है। उसके पीछे टाइगर का एक बहुत खतरनाक ऑरा दिखाई देता है। ये देखकर सभी से उम्मीद करने लगते हैं कि ये मुक्का पड़ने के साथ ही सुनियान खत्म हो जाएगा। क्वीन हैन भी सेम ऐसे सोच रहा होता है। वो आगे बढ़कर सुनियान के मुक्का मारते हुए उससे कहने लगता है, संभालो इसे, इस मुक्के के बाद में तुम खुद संभाल नहीं पाओगे। तभी एकदम से इस मुक्के का एक बहुत ही पुष्टिस रिजल्ट निकलता है। सुनियान वापस से क्वीन हैन के गाल पर एक थप्पड़ मारकर उस साइड पटक देता है। इस दूसरे थप्पड़ के साथ ही क्वीन हैन के दोनों गाल सूज जाते हैं। सुनियान कहता है, तो फिर अब तुम क्या कहोगे? क्या अभी भी मैं एक कचरा हूँ? ये सुनकर क्वीन वापस से उठने लगता है और कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं क्वीन फैमिली का यंगेस्ट सन हूँ। तुम मेरे साथ में इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। तुम्हें जल्दी से मेरे सामने झुकना होगा। तभी एकदम से सुनियान चिल्लाए कहता है, एकदम चुप हो जाओ, अभी तुम्हारी बारी है। उसके बाद में क्वीन फैमिली की बारी आएगी। ये कहते हुए सुनियान अपने भाई क्वीन हैन के मुंह पर एक जोर से लात मार देता है। इस लात के पड़ने के साथ ही क्वीन हैन बहुत दूर से गिर जाता है। ये देखकर सियू कहने लगती है, ये कैसे हुआ? सुनियान, क्या सच में तुम इतने ताकतवर हो? सुनियान कहता है, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे मारा नहीं है, वो केवल बेहोश हुआ है। ये सुनने के साथ ही सियू के सारे वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। वो कहने लगती है, सुनियान प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी जो मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया था वो असल में मेरा नहीं था। मैं बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में चिंता करती थी, इस वजह से मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड निकल रहे थे। लेकिन असल में मेरे दिल में, दिमाग में, सब जगह पर तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट है। कैसा रहेगा हम दोबारा से एक नई शुरुआत करें? सुनियान कहता है, सीईओ अब तुम बड़ी हो जाओ, तुम और मैं साथ में, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी जब से आँखें खुली है और मैंने क्वीन प्लेन को छोड़ा है, तब से ही हम दोनों के वर्ल्ड एक दूसरे से एकदम अलग हो चुके हैं। हम दोनों साथ नहीं हो सकते। जी कहते हुए सुनियान वहां से लगता है और चलते हुए सोचता है, यहाँ पर एक को तो मैंने इस वक्त सिखा दिया है, एक कोई बाकी है। क्वीन टियान, मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। क्वीन हैन के बाद में अब अगली बारी तुम्हारी है। यहाँ से हम 2 घंटे बाद से देखते हैं इस जगह पर बहुत सारे कैरेक्टर इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर इनकी टेस्टिंग होने वाली है। ये एक छोटे से एग्जाम की तरह है, जिसके अंदर जो कोई पास होगा उसे इस एकेडमी की तरह एडमिशन मिलेगा। इस टेस्ट शुरू होने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कल्टिवेशन के कैसे टैलेंट होता है, जो कि ऑर्डिनरी शुरू होकर मिस्टिकल रैंक पे खत्म होते हैं। सुनियान के पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। वो बस इसे सुनते हुए सोचने लगता है, मास्टर की उस मेडिसिन की वजह से मेरे पास में मिस्टिकल टैलेंट आ गया है, यानी कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर टैलेंट को दिखाऊंगा तो जरूर से ही इस एकेडमी के अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, मेरे को डिमोनिक गॉड स्टाइल आता है और किस तरीके से अपने प्रदर्शन के टाइम पर मैंने अपने स्टाइल को दिखा दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मास्टर ने मुझसे मना किया है, इसलिए मुझे कोई इस तरीके निकालना होगा कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को केवल मेरा टैलेंट दिखे, मेरा स्टाइल नहीं। सुनियान ने सोच रहा होता है। इस टाइम में एक बंदा आगे बढ़ता है। इस टेस्ट के अंदर उसका टैलेंट चेक किया जा रहा है। जैसे ही वो चेकिंग शुरू होती है, उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही ओराबा निकलने लगता है, जो कि आसमान की चेतु जा रहा है। इसलिए पता चलता है इस कल्टिवेटर के पास में किंग रैंक टैलेंट है, जो कि इस अमरे कल्टिवेटर के हिसाब से काफी शानदार टैलेंट माना जाता है। इसे देखकर सभी कल्टिवेटर्स की तारीफ करने लगते हैं, कुछ चौंकने भी लगते हैं। ये देखकर सुनियान सोचने लगता है, ये कल्टिवेटर काफी शानदार है, काफी ताकतवर भी है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा घमंडी भी है। सुनियान जी भी सोच रहा होता है तो धीरे से उसकी बात उससे मुंह से निकल ही जाती है, जो कि पीछे खड़ा हुआ एक बंदा सुन लेता है। वो कहने लगता है, इस तरह कल्टिवेटर के अंदर थोड़ा बहुत घमंड होना बिल्कुल सही है। इस जगह पर जितने भी कल्टिवेटर आए उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। सुनियान पीछे खड़े हुए कल्टिवेटर देख कहने लगता है, क्या आप इसे जानते हैं? दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये लड़का यूनिवर्सिटी का दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है। ये ओयंग फैमिली से बिलोंग करता है और जो पहले नंबर पर है वो भी ओयंग फैमिली से बिलोंग करता है। ताकतवर कल्टिवेटर की लिस्ट में जो पहले नंबर पर है उसका नाम है ओजिंग चेंगफेन। उसके पास में एम्परर का टैलेंट है। और ये बंदा जिसे तुम अभी घमंडी कर रहे थे, इसका नाम है ओजिंग टियानलैन। ये केवल अपने भाई से थोड़ा सा पीछे है। अब तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि इसके अंदर इतना घमंड क्यों है, क्योंकि न केवल ये खुद बहुत ज्यादा ताकतवर है, बल्कि इसका भाई भी इससे ज्यादा ताकतवर है, जो कि इसे हर में प्रोटेक्ट करता है और इन दोनों भाइयों के बीच में काफी अच्छी बनती है। सुनियान कहता है, वैसे मेरा नाम सुनियान है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कल्टिवेटर कहता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। कोई थोड़ा टाइम पहले जो तुमने फाइट की थी वो भी मैंने देखी थी। तुमने जिस तरीके से उस फाइट के अंदर क्वीन हैन को पीटा था, उसके गाल पे थप्पड़ मारे थे, वो काफी शानदार था। वैसे मुझे भी बताया कि तुम्हें क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है। वैसे तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैं तुम्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों की हालत ज्यादा अलग नहीं है। मेरा नाम चैन वुडी है और मैं भी किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ये चैन वुडी नाम भी मैंने खुद को खुद ही दिया है। असल में मैं एक अनाथ हूँ। अब क्योंकि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ। फ्यूचर में जब पर कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे मदद के लिए बुला सकते हो। मैं चैन वुडी तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें मदद के लिए आऊंगा। इसी टाइम पर सामने की तरफ जो टेस्ट चल रहा है उसके अंदर जो होस्ट होता है वो कहता है, चैन वुडी अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से आगे आओ। चैन वुडी इस बात को सुन तो लेता है लेकिन बिल्कुल इग्नोर करता है।
वो आराम से सुनन से बात कर रहा है। ये देखकर ये बंदा जो कि जगह दूसरा सबसे ताकतवर कल्टिवेटर है जिसका नाम है ओजिंग टियान, ये कहने लगता है ये लड़का तो बिल्कुल बेकार है, आपकी बातों को बिल्कुल से इग्नोर कर रहा है। एक कल्टिवेटर का इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें नहीं लगता इस टेस्ट के लिए इसे आगे बुलाना चाहिए। ये बिल्कुल भी अज़ूरा अकेडमी के अंदर शामिल होने के लायक नहीं है। ये सुनकर चैनविटी को बहुत गुस्सा होता है, वो जल्दी से स्टेज चढ़ते हुए कहने लगता है, ए तुम बीच में क्यों बोल रहे हो ओजिंग टियान, तुम खुद अभी तक इस अकेडमी के तो शामिल नहीं हुए हो, मेरे बारे में कुछ बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ पर तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि कौन इस अकेडमी के अंदर शामिल होने के लायक है और कौन नहीं। ये सुनकर ओजिंग टियान को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो जल्दी से कोई गाली बकना शुरू करता है। तभी चैनविटी इसलिए तो फांसा पहुंच जाता है, अपनी कल्टिवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और बहुत ही गुस्से में इसे कहने लगता है, अपने मुंह से एक भी आवाज मत निकालना, भले ही तुम्हारे पास में किंग रैंक टैलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं शहर मौजूद सभी कल्टिवेटर्स में से तुम सबसे ताकतवर हो। ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर कोई इस तरह कल्टिवेटर है जो कि रैंक भी तुमसे कम होंगे लेकिन तुम ज्यादा पावरफुल होंगे। ऐसा हो सकता है मैं भी उनमें से एक हूँ। जी धमकी सुनकर ओजिंग पहले तो काफी डर जाता है और फिर एकदम से बहुत गुस्सा होते हुए उसे कहने लगता है, एकदम चुप रहो, तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे किंग टैलेंट एकदम बेकार है, किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किंग टैलेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तुम जिसके के पास में इस तरह का टैलेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम लोग केवल बहस कर सकते हो। चैनविटी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो भी ठीक है, हम दोनों शर्त लगाते हैं, यहाँ पर अभी टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट के अंदर मैं प्रूफ कर दूंगा मेरे पास में भी किंग टैलेंट है, अगर यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया तो तुम मेरे से घुटने टेकोगे और 3 बार जबर सबके सामने मुझे अपना फादर कहोगे। ओजिंग कहता है तो भी ठीक है, मेरे को मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास में किंग टैलेंट नहीं निकलता है तो यहीं पर इन सभी लोग के सामने मैं तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पाँव तोड़ दूंगा और तुम बिल्कुल भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करोगे। ये सुनकर सुनने सोचने लगता है ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे दोनों पाँव तोड़ दिए गए थे, मुझे इस तरह से याद है उस टाइम पर कितना तेज दर्द हुआ था। चैनविटी को इस शर्त के लिए बुद्ध से मना कर देना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से सेम चीज दाव पे नहीं लगी है। अगर यहाँ पर ओजिंग टियान हार गया तो उसका कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन चैनविटी हार गया तो पूर्ति खत्म हो जाएगा। तभी चैनविटी कहता है ठीक है तो मैं इस डील को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एल्डर आप यहाँ पर मौजूद है, आप हमारी इस शर्त के गवाह बनेंगे। एल्डर कहता है कि सच में तुम ये करना चाहते हो, एक बार फिर से सोच लो। चैनविटी कहता है अच्छी तरह सोच लिया है। ओजिंग टियान कहता है ये लड़का अभी भी नाटक कर रहा है, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ इसके पास में किंग टैलेंट नहीं है, ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं खुद ही डर कर पीछे हट जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तभी चैनविटी एक क्रिस्टल की तरफ अपना हाथ लगाता है और कहने लगता है मेरे बेटे ध्यान से देखो, तुम्हारे फादर के पास में कितना शानदार टैलेंट है। इसी टाइम पर उस क्रिस्टल और चैनविटी के अंदर से एक बहुत ही लाइट बाहर निकलती है, ये लाइट बिल्कुल वैसी ही है जैसी ओजिंग टियान की बॉडी में से निकली थी जब उसने एग्जाम दिया था। इस लाइट को देखकर सबके सामने ये प्रूफ हो जाता है कि चैनविटी के पास में किंग लेवल टैलेंट है। ये देखकर ओजिंग टियान बहुत चौंक जाता है, वो कहने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, इसे जरूर से यहाँ पर कोई चीटिंग की है। चैनविटी कहता है नहीं ये सही नहीं है, अपने फादर के ऊपर इस तरह से तुम चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो, किस तरह के बेटे हो तुम, अब चाहे यहाँ पर कुछ भी हो सभी लोगों ने देख लिया है, सबके सामने तुमने शर्त लगाई थी, आप मेरे सामने घुटने टेको और मुझे अपना फादर कहो। ओजिंग टियान कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास में किंग रैंक टैलेंट है, इससे भी कुछ बदलेगा नहीं, तुम अभी भी मुझसे कमजोर हो, मेरे पास में मेरी फैमिली का सपोर्ट है, तुम किसी भी तरीके से मुझसे आगे नहीं हो। चैनविटी कहता है यानी इसका मतलब तुम्हें किंग रैंक टैलेंट से भी कुछ ज्यादा अच्छी चीज देखनी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ, उसे देखने के बाद में मैं जरूर से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। ओजिंग टियान कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स है उन सभी में से मेरा भाई सबसे ताकतवर है, वो अकेला है जिसके पास में एम्परर रैंक टैलेंट है, यहाँ पर उसके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं जिसके पास में ये टैलेंट हो। ये सुनकर अब चैनविटी हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि सच में एम्परर रैंक टैलेंट तुम्हें लगता है ये ज्यादा है, मैं अब तुम्हें इससे बढ़ के कुछ दिखाऊंगा। सुनियान मेरे दोस्त जल्दी से आगे आओ और इसको अपना टैलेंट दिखाओ। इसी वॉच के साथ में उस जगह पर जितने भी कल्टिवेटर्स होता है वो सबके सब सुनियान को देखने लगता है। ओजिंग टियान हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है इस लड़की के पास में एम्परर रैंक टैलेंट हो सकता है, मैं यहाँ पर कोई नया नहीं हूँ, मैं किसी जंगलों में नहीं रहता था, ये लड़का बहुत फेमस है, इसके बारे में सब जानते हैं, ये एक कचरा है। चैनविटी कहता है सेम ऐसी लाने तुमने अभी मेरे बारे में कही थी, तब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि केवल तुम्हारी फैमिली ही सबसे ज्यादा आगे हो सकती है, किसी और के पास में एम्परर रैंक टैलेंट नहीं हो सकता। ओजिंग टियान कहता है यहाँ पर इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, इस लड़के के अलावा अगर तुम किसी और के ऊपर भी हाथ रखते तो मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हो सकता था, लेकिन इस लड़के के पास में एम्परर रैंक टैलेंट होना एकदम बकवास है। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये वही लड़का है जिसे क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, न केवल बाहर निकाला था, इसी के फादर ने इसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक किया था जिससे इसकी पूरी बॉडी पूरी से खत्म हो चुकी थी, कल्टिवेशन एनर्जी को पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। इसके पास में एम्परर रैंक टैलेंट होना एकदम मजाक है। ओजिंग कहता है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, इसने अपनी कल्टिवेशन पावर को पूरी से रिकवर कर लिया है,
ये पूरा हील हो गया है। और जिंग कहता है तो क्या हुआ, इसने खुद को हील कर लिया तो 6 साल से भी ये बिल्कुल ठीक ही था। ये 6 साल से सीक्रेटली कल्टीवेशन कर रहा है। उस टेम्पलेट के अंदर ये केवल 4th स्टार वॉरियर बन पाया है और इसने केवल डीमन रैंक टैलेंट को अवाक किया है। डीमन रैंक टैलेंट से एम्परर रैंक टैलेंट तक का सफर बहुत ज्यादा लंबा होता है, जो कि इतने कम टाइम में तय नहीं कर सकता। इस दृश्य के द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस लड़की का तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। इसकी मॉम एक मेड थी। इस लड़की को तुम तो ताकतवर कह रहे हो, इसकी खुद की फैमिली इसे कचरा समझती है। इस कचरे को मेरे भाई से कंपेयर करना मेरे भाई की इंसल्ट है। वैसे यहाँ पर इसकी मॉम की तारीफ करनी होगी। बड़ी चालाकी से उसने अपने बेटे को क्वीन फैमिली के अंदर पहुंचा दिया। और यंग की ये बात सुनने के साथ ही सुनन को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला कहता है और यंग ध्यान अपना मुंह बंद रख लो। भले ही मैं एक क्यूबन सन हूँ, मेरी मॉम एक मैड है, इसका मतलब ये नहीं तुम इस तरीके से उनकी इंसल्ट करोगे। और यंग कहता है तुम्हारी मॉम केवल एक मेड है, उनके लिए ना कोई रेस्पेक्ट होती है और ना ही इंसल्ट। ये सुनने के साथ ही सुनन का गुस्सा एकदम आगे बाहर हो जाता है। वो चिल्ला कहता है बस अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते सुनन जोर चलता है और यंग के पास में आकर उसके पीठ पर एक जोर से मुक्का मार देता है। यहाँ पर सुनन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता और यंग के मुंह से बहुत उसे खून बहने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस लड़के के पास में केवल एक 4th स्टेज वॉरियर की पावर है। इसके बावजूद भी ये 9th स्टेज वॉरियर के एक लड़के को इतनी आसानी से हरा पा रहा है। इस लड़के के लिए तो उसके ऊपर हिट करना भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। सेम यही चीज ये लड़का खासते हुए सोच रहा होता है। ओयंग कहता है ये कैसे हो सकता है। जेनवुडी इस तरह कहता है ओयंग अब तो मानते हो ना, सुनियान के पास में बहुत ज्यादा पावर है। जिस तरीके से इसने तुम्हें हराया है, वक्त आने पर ये तुम्हारे भाई को भी हरा सकता है। ओयंग कहता है कोई बात नहीं, अभी हो सकता है इसकी पावर मुझे थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से अपने कल्टीवेशन की ट्रेनिंग नहीं की है। केवल 3 महीने के टेम्पलेट के अंदर मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, इस लड़के को पूरी से खत्म कर सकूं। जेनवुडी कहता है ओयंग सच में तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा है कि सुनैन के पास में कितनी ज्यादा पावर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। इतना खतरनाक मुक्का खाने के बाद भी तुम सुनैन की पावर को इतना कम समझ रहे हो। सुनैन उन सबके सामने प्रूफ कर दो तुम्हारा टैलेंट क्या है। जिसको सुनैन थोड़ा डरते हुए इस स्टोन के पास में आता है और सोचने लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। टैलेंट तो ठीक है लेकिन तुम्हें स्टाइल के बारे में पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सोचते हुए सुनैन उस पत्थर के ऊपर अपना हाथ लगा देता है। इसके साथ ही उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक कल्टीवेशन एनर्जी दिखाई देने लगती है। ये कल्टीवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक बार के लिए ऐसा लगता है कि वो स्टोन ही टूट जाएगा। ये देखकर ओजिन का मुख खुला खुला हो जाता है। वो कहने लगता है ये एकदम नामुमकिन है। सेम ऐसा ही ये एल्डर भी सोच रहा होता है, लेकिन ये बहुत खुश है। ये कहने लगता है ये तो काफी शानदार है। एम्परर टैलेंट का एक कल्टिवेटर हमारी एकेडमी के अंदर आया है, अब तो हमारी एकेडमी बहुत आगे बढ़ जाएगी। इसी टाइम पर सुनियान स्टोन के ऊपर से अपना हाथ रख लेता है। सभी तरफ से उसकी तारीफ हो रही होती है। इससे वो बहुत खुश होता है और कहने लगता है ये तो काफी शानदार है। इन सभी को केवल उतने पता लगा जो कि मैंने बताना चाहता था। सब कुछ एकदम सही तरह से हो रहा है, सब तरफ मेरी तारीफ हो रही है। इसके बाद में सुनियान ओजिन को दिखाते हुए उस पत्थर के ऊपर दोबारा से हाथ रखता है और उसे कहने लगता है कोई भी हो सकता है, तुम्हें तसल्ली ना हो तो ढंग से देख लो मेरे पास में कौन सा टैलेंट है। इसके साथ ही अब ओजिन का मुंह फाइनली पुर्जे से बंद हो जाता है। तभी एल्डर सुनियान के पास में आता है और उसे कहने लगता है सुनियान जेनवुडी अब तुम दोनों में से किसी को भी आगे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अब डायरेक्टली इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन हो चुके हो। ये सुनकर जेनवुडी और सुनियान दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं और ओयंग इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी टाइम पर हम सीयू को देखते हैं जो कि दूर से इसे कुछ देख रही होती है और वो भी इस सबसे काफी चौंकी हुई है। उसे अब ऐसा सोच चुका है जिसे वो केवल एक ट्री समझ रही थी, वो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। यहाँ से हम कुछ देर बाद से देखते हैं जेनवुडी और सुनियान आराम से कहीं घूम रहे होते हैं। जेनवुडी कहता है तुम्हारे पास में एम्परर रैंक टैलेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी 6 साल के कल्टीवेशन से तुम केवल वॉरियर के 4th स्टेज पे पहुंच पाए। ये कैसे हुआ? ये चीज मुझे कुछ खास ठीक से समझ में नहीं आ रही है। ये कहते हुए जेनवुडी की नजर सुनियान के हाथों में पड़ती है। उस हाथों पड़कर वो कहने लगता है तुम्हारे हाथों के अंदर कुछ खास है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कभी तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी पॉइजन का इंजेक्शन किया गया है। ये सुनने के साथ ही सुनियान को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है ये सब कुछ उस लड़के क्यों ने किया था, उससे मुझे बहुत सारे बदले लेने हैं। ये सोचने के साथ ही सुनियान के बदले की लिस्ट उनसे लंबी होती रहती है। उसके अंदर कुंतियान की नई नई गलती ऐड होती जाती है और उन्हीं के साथ सुनियान का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जाता है। और यहाँ से हम 3 दिन बाद देखते हैं इस एकेडमी के अंदर हर एक डेसिबल को घर अलॉट किए जाते हैं। सुनियान को ये घर अलॉट हुआ है। इस घर के बाहर सुनियान आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा है। 3 दिन तक कल्टीवेशन के बाद में सुनियान जब आँख खुलता है तो कहने लगता है इस 3 दिन के अंदर ही मैंने 2 और ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं वॉरियर के 6 स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत सुंदर अचीवमेंट है, लेकिन ये मेरा गोल नहीं है। मेरा मेन गोल है इसी तरीके से डिमोनिक स्किल को आगे पहुंचाना, लेकिन इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अभी भी एकदम इनिशियल स्टेज पर है। मुझे याद है मास्टर ने कहा था केवल एक जगह बैठकर कल्टीवेशन करने से मेरा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता।
मुझे साथ में फिजिकल फाइट्स भी करनी होगी, तभी जाकर ये डेमोनिक स्टाइल आगे बढ़ेगा। यानी कि अब टाइम हो चुका है इस एकेडमी को पूरी देखने का, स्पेशली यह कि एरेनास को विजिट करने का। जगह सुनैन अपने पास से एक लेसन बाहर निकालता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है और साथ में लिखा है उसके पास में 100 पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स अज़ूरिया स्काई एकेडमी की सभी शानदार चीजों में से एक है। इन पॉइंट्स का यूज करके कोई भी डिस्प्ले, कल्टिवेशन के रिसोर्सेज, बिल्स, फाइट में यूजर इक्विपमेंट्स और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को खरीद सकता है। एकेडमी के हर एक डिस्प्ले को हर महीने 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर किसी डिस्प्ले को एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो उसे एक्स्ट्रा मिशन को कंप्लीट करना होगा। ये मिशन भी एकेडमी के द्वारा ही स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इन मिशन को करते वक्त उन्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और काफी सारे ट्रेजर मिल सकता है जिन्हें पॉइंट्स की तरह यूज किया जाएगा। लेकिन इस तरीके में एक कमी है, इस तरीके से पॉइंट्स कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि मिशन कम से कम लंबे होते हैं। अगर किसी को और भी ज्यादा जल्दी पॉइंट्स चाहिए तो उसे एरेना के अंदर फाइट करनी होगी। एरेना के अंदर कल्टिवेटर्स आपस में लड़ते हैं। जो कल्टिवेटर जीतता है उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और जो हारता है उसके पास से पॉइंट्स को कम कर दिया जाता है। इस सब के बाद में वो लोग जो कि बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते हैं उन्हें भी अपने पॉइंट इंक्रीज करने का एक मौका दिया जाता है। इसी एरेना के अंदर फाइट कर रहे कल्टिवेटर्स के ऊपर जो अपनी तरफ से अपने पॉइंट्स लगा सकते हैं और फिर उम्मीद कर सकते हैं जिस कल्टिवेटर के ऊपर उन्होंने पॉइंट लगाए वो फाइट के जीत जाए। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में सुनैन इस एरेना के एकदम बाहर पहुंच जाता है और फिर अपने मुंह पर एक मास्क लगाते हुए कहने लगता है, मैं नहीं चाहता यहाँ के ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले। इस फाइट को मैं बिना अपने आइडेंटिटी को सामने लाया करूंगा और वैसे भी यहाँ पर मास्क लगाने या बिना लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मास्क तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्प्ले में तो ऑप्शन होता है वो किस तरह का मास्क लगाना चाहते हैं। मैं ये मास्क लगा रहा हूँ ताकि पूरे चेहरे को ढक सकूं। ये कहते सुनैन सामने से देखता है, सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन जैसा कुछ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इस एरेना के अंदर सबसे ताकतवर फाइटर्स कौन है और इन्होंने अब तक लगातार कितनी फाइट जीती है। इस स्क्रीन के ऊपर मेनली 3 बंदों के नाम लिखे हैं, केवल 3 बंदों के नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद में सुनैन बाहर निकालता है और उसकी मदद से इसी स्क्रीन के ऊपर फाइट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर देता है। इसके साथ ही सुनैन का अपोनेंट भी डिसाइड हो जाता है। इसी के साथ इस फाइट में सुनैन के 100 पॉइंट्स दांव पे लग जाते हैं। इसके बाद में वो सामने की तरफ एरेना में एंटर करता है। वहाँ पहले से एक बंदा है जिसने शेर का मास्क पहना हुआ है। वो सुनैन को देख कहता है, तो तुम हो वो जिससे मेरी फाइट होने वाली है। सुनैन कहता है, हाँ मैं वही हूँ। कल्टिवेटर कहता है, क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना हम दोनों का कलेक्शन गैप बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके अलावा मुझे पता चला है इस एकेडमी के अंदर तुम एकदम नए आए हो। किसी भी फ्रेशर के लिए मुझसे फाइट करना काफी खतरनाक हो सकता है। सुनैन कहता है, कैसा रहेगा ये बेकार बातें बंद करके हम जल्दी से फाइट शुरू करें। सुनैन के कहने के साथ ही फाइट शुरू जाती है। वो कल्टिवेटर तेजी से सुनैन तो भागने लगता है, उसके पास में आकर उसके ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सुनैन की रफ्तार तेज होती है। सुनैन पहले उस कल्टिवेटर के पेट पर अपना मुक्का मार देता है। इसके साथ ही वो कल्टिवेटर सुनैन से दूर गिर जाता है। सुनैन कहने लगता है, देखिए मेरी पावर, तुम कह रहे थे ना कल्टिवेशन गैप बड़ा है, ये गैप उतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। सुनैन की इन बातों से ये कल्टिवेटर डरने लगता है। सुनैन कहता है, अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये फाइट तो एकदम शुरू हुई है। तुम्हारे पास में काफी सारी कॉम्बैट स्किल्स है, उन सभी का इस फाइट में यूज करो। मुझे दिखाओ तुम कितने पावरफुल हो, इससे मुझे पता चलेगा मैं कितना पावरफुल हूँ। कल्टिवेटर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सबसे ताकतवर स्किल यूज करने वाला हूँ। ये कहते हुए ये अपोनेंट कल्टिवेटर अपने हाथों के अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा करके उसे तेजी से सुनैन को प्रोटेक्ट कर देता है। इस को देखकर सुनैन भी तुरंत अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी कल्टिवेशन एनर्जी इकट्ठा करता है और फिर इस कल्टिवेटर के हाथ के ऊपर ही अपना मुक्का मार देता है। दोनों के हाथ एक दूसरे टकरा जाते हैं। इस बार ये ड्रॉ होता है, दोनों एक दूसरे दूर खिसक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुनैन तो संभाल लेता है, लेकिन ये दूसरा कल्टिवेटर को संभाल नहीं पाता। ये उछल के जाते हुए मुकेबल जमीन पर गिरता है। इसी के साथ इस फाइट के अंदर सुनैन की जीत जाती है। सुनैन का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अंदर सुनैन लगातार कुछ सारी फाइट्स लड़ता है और एक के बाद एक उन सभी कल्टिवेटर्स को हरा जाता है जो कि उसे फाइट करने के लिए आता है। ऐसे करते करते उसने लगभग 10 कल्टिवेटर्स को हरा दिया है, जो कि किसी भी फ्रेशर के लिए एक काफी अच्छी अचीवमेंट है। इसके बाद में ये एरेना फाइट खत्म हो जाती है। सुनैन सीधे अपने घर पहुंच जाता है और यहाँ पहुंचकर अपना कल्टिवेशन करने लगता है। इस फाइट के अंदर उसने जितनी भी एनर्जी इकट्ठी की होती है उन सभी को वो अपने डिमोनिक स्टाइल के ऊपर लगा देता है और तेजी से ब्रेकथ्रू करने की कोशिश करता है। इस तरीके से रात हो जाती है। रात में सुनैन एक पत्थर के ऊपर जोर से मुक्का मारता है। यहाँ पर सुनैन के हाथ की स्पीड और ताकत इससे से बढ़ चुकी है। उस पत्थर भी टुकड़े हो जाता है। ये देखकर सुनैन कुछ होता बोलता है, ये काम कर रहा है, मैंने फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं डिमोनिक गॉड स्टेज के फर्स्ट स्टेज से आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी पावर इतनी तो बढ़ चुकी है कि मैं स्टार लेवल के 3rd स्टार कल्टिवेटर को हरा दूंगा। अब बस मुझे कुछ टाइम और कल्टिवेशन करना है, किस तरीके से अपनी पावर को और उच्चतर बढ़ाना है। उसके बाद में ये 3rd स्टेज कल्टिवेटर भी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। ये सब कहने के बाद में सुनैन वापस से अपने कल्टिवेशन काम में लग जाता है और कोशिश करता है
दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू करने की। इसी टाइम पर उसे अपनी मम्मी की याद आने लगती है जो कि क्वीन फैमिली के अंदर कैद है। ये याद करके सुन को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो इस टाइम पर क्वीन फैमिली से फटने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर काफी सारे ऐसे कल्टिवेटर है जिनकी पास बहुत ज्यादा है। इसी टाइम पर सुन ने घर के गेट पे कोई नॉक करता है। सुनन बाहर आके देखता है, जी चैन वुडी है। चैन वुडी सुनन देखते कहता है, सुनन जल्दी से फिर साथ में चलो, हम पहले काफी लेट हो चुके हैं। ये सुनती सुनन बिना कुछ सोचे चैन वुडी के पीछे भागने लगता है और फिर से कहता है, वैसे हम जहाँ क्या कर रहे हैं। चैन वुडी कहता है, एक बहुत ताकतवर लड़की को देखने। सुनन कहता है, क्या सच में केवल एक लड़की के लिए तुम मुझे कहीं पे लेके जा रहे हो? चैन वुडी कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो इस टाइम पर इस पूरे एकेडमी की तीसरे नंबर की सबसे सुंदर लड़की है, वो बाकियों से अलग है। सुनियन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे बताओ उसमें क्या अलग है। चैन वुडी कहता है, सबसे पहली बात, इस एकेडमी के अंदर बहुत कम लड़कियां हैं और जितनी भी लड़कियां हैं वो कुछ खास ताकतवर नहीं है। उन सभी के बीच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। न केवल ये बहुत ताकतवर है बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, इतना काफी है। यूनिवर्सिटी का नाम सुनने के साथ ही सुनियन तुरंत ही इस लड़की की पहचान करता है। कहने लगता है, कहीं तुम मोरोंग की बात तो नहीं कर रहे? चैन वुडी कहता है, हाँ वही, उस लड़की का नाम भी मोरोंग ही है, क्या तुम पहले से उसे जानते हो? सुनन कहता है, नहीं पर्सनली मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जिस की तारीफ तुमने उसकी की है ऐसी तारीफ मैं पहले भी सुन चुका हूँ, इसी वजह से मैं उसे थोड़ा बहुत पहचान गया। जी सुनकर चैन वुडी का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है, मुझे लगा था मुझे कुछ जानकार मिल गया है, लेकिन तुमने तो सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। अब हम भी उसके सामने बाकी की तरह ही होंगे। हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे मिलने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। उसके अलावा उसके पास में एक काफी अच्छा स्टेटस है, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब जल्दी चलो। ये कहते हुए चैंग वैंग और सुनियान दोनों वापस से हमारी तरफ भागने लगते हैं। यहाँ से हम कुछ चिंटू बातों से देखते हैं, एक घर के बाहर बहुत सारे कल्टिवेटर खड़े हुए हैं। इन्हीं भीड़ के अंदर सुनियान और चैंग वैंग सबसे आगे है। ये घर के अंदर झांकते हैं, इन्हें वो लड़की दिखाई देती है। चैंग वुडी उस लड़की को दिखता है और फिर कहने लगता है, तो क्या हुआ सुनियान, अब तो तुम कहोगे ना ये लड़की बहुत सुंदर है। इसी टाइम पर सुनियान को कुछ याद आने लगता है, वो इस लड़की को पहचान जाता है। इसके साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है। लगभग 1 साल पहले सुनियान जब क्वीन नियान था तब एक जंगल के अंदर शिकार करने के लिए आता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके ऊपर वो चुपके फेंक के मारने लगता है। इसी टाइम पर सुनियन की आंखों के सामने एक लड़की गिरती है, जिसके सीने में एक तीर घुसा हुआ है। सुनियन के सामने आते ही लड़की तुरंत ही बेहोश हो जाती है। सुनियन जल्दी से उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल होश नहीं आता। इससे वो समझ जाता है इस लड़की की बॉडी के अंदर कोई पॉइजन फैल चुका है। इसके साथ ही उसे भी समझ में आता है आसपास में ऐसे लोग हैं जो कि इस लड़की को मारना चाहते हैं। आगे से बचाना है तो यहाँ से भागना होगा। ये समझ में आती सुनियन जल्दी से इस लड़की को उठाता है और फिर किसी सेफ्टी की तलाश में यहाँ से भागने लगता है और सीधे एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है और फिर वहीं पे छुपकर उन लोगों को देखने लगता है जो कि इस लड़की को ढूंढने के लिए आए थे। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद में जब इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, फिर सबके सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में सुनियान इस लड़की के पास में आकर पहले तो इसकी बॉडी में से इस एरो को बाहर निकालता है और फिर अपनी कुछ नॉलेज यूज करके इसके पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर देता है, जिस तरीके से इस लड़की की जान बच जाती है। जिसके साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। उस टाइम पर क्योंकि सुनियान पूरी फैमिली से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी परमिशन नहीं थी कि वो रात के अंदर अपनी फैमिली से बाहर रहे। इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस लड़की को उसी बेहोशी की हालत में वहीं पे छोड़कर वहां से जाना पड़ता है और इसी वजह से इन दोनों की पूरी से मुलाकात नहीं हो पाती। अभी सब कुछ अच्छे से याद आने के बाद में जब सुनियान अच्छी तरीके से इस लड़की को देखता है तभी उसे दिखाई देता है इस लड़की के पास में एक पेंडेंट है जो कि सुनियान का है। इसे देखते ही वो बहुत खुश जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगा था ये मैंने खो दिया है, लेकिन ये तो गलती से इस लड़की के हाथ लग गया है। अब यहाँ पर कितना अजीब सीन क्रिएट हो जाएगा अगर यहाँ पर सबको पता चलेगा कि ये पेंडेंट जो कि ये लड़की संभाल के रख रही है ये मेरा है और मैं वो हूँ जिसने इसकी जान बचाई थी। ये सोचते हुए सुनियन बहुत खुश हो रहा होता है। इसी टाइम पर चैन वुडी को समझ में नहीं आता, वो कहने लगता है, क्या हुआ तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया था तब तो तुम्हारे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे। वैसे इस तरह एक्सप्रेशन कुछ खास बड़ी बात नहीं है, तुमने पहले इस लड़की को देखा नहीं था, अब जब इसे देख लिया है तो इस तरह के एक्सप्रेशन दिखाई दे सकते हैं। जिसमें सुनियान उस टाइम को याद करने लगता है जब उसने उस गुफा के अंदर इस लड़की की चित्र मरम्मत पट्टी की थी, जिस टाइम पर ये लड़की बेहोश थी। फिर वो जल्दी से खुद संभालता है और चैन वुडी से कहने लगता है, वैसे इसका कंडीशन का लेवल क्या है? चैन वुडी कहता है, कुछ खास नहीं है, इसके पास में किंग लेवल का टैलेंट है, लेकिन सबसे स्पेशल बात यह है इसको इस एकेडमी आए हुए 2 साल हो चुके हैं। इन 2 साल के अंदर ये इस एकेडमी की फर्स्ट 4 एलिट बन चुकी है। सुनियान और चैन वुडी ये सब बातें कही होते हैं
तभी एकदम से सुनन की उस जगह पर एक बहुत ही जान पहचान की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है क्विन टियान की। ये भी यहाँ पर कई कल्टिवेटर्स की तरह है इस लड़की के पीछे आया है और मुरंग से कहने लगता है, मुरंग मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगी। इसी टाइम पर चैनकुडी सुनैन से कहता है, सुनैन यहाँ पर तो तुम्हारा भाई भी आया है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। लगभग 3 दिन पहले इसने भी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये इस टाइम पर फर्स्ट स्टार स्टारलाइट रैंक पर है और ये भी काफी लंबे टाइम से मुरंग के पीछे लगा हुआ है। पहले तो कभी ये इतना खुल के बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब इसके कॉन्फिडेंस के अंदर काफी बूस्ट आया है। ये सब कुछ इसके ब्रेक थ्रू के कारण है। इसी टाइम पर मुरंग इस लड़की क्विन टियान को बहुत भीतर तेड़ देती है। वो इसे कहने लगती है, तुम्हें पता है ना इस टाइम पर हम लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर है, यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम जा सकते हो। ये सुनने के बाद भी ये ढीठ क्विन टियान मानता नहीं है। ये कहने लगता है, तुम मेरे साथ में इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो? हम दोनों के बीच में तो अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, हम दोनों सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे फादर से बीच में भी अच्छी दोस्ती है और मैं भी तुम्हारे साथ में दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं तो इन्वेस्ट कर देता हूँ जो वक्त तुम ढूंढ रही हो। मुरंग कहती है, मैंने कहा ना मुझे कोई मत नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्विन टियान कहता है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इसी टाइम पर उस लाइब्रेरी के बाहर से आवाज आती है, कितने बेशरम हो तुम, वो लड़की तुम्हें 2 बार मना कर चुकी है, इसके बावजूद भी ठीक है जैसे वहीं पे खड़े हुए हो। अपनी इंसल्ट सुनकर क्विन चिल्ला कहता है, किसकी हिम्मत हुई है? तभी उसे पीछे की साइड सुनैन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर क्विन टियान कहता है, मेरे छोटे भाई तो तुम यहाँ पर हो, तुम भी तो चिंता बच गए, मुझे लगा नहीं था इस एकेडमी के अंदर हमारी मुलाकात होगी। वैसे तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना चिढ़ता हूँ, तुम मेरे सामने आ गए हो, इसका मतलब तुमने मुझे चैलेंज किया है और यहाँ पर हमारे बीच में दोबारा से फाइट होगी और सब लोग इस फाइट को देखेंगे। सुनैन कहता है, तो फिर देर किस बात की है, चलो फाइट शुरू करते हैं। आज इस फाइट पे तुमने मेरे साथ पे जो कुछ भी गलत किया है उन सभी सजा तुम्हें मिलेगी। क्विन टियान कहता है, क्या कह रहे हो तुम, मेरी तरफ से तो गलत किया, मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहा, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, बल्कि मैं यही सोचता हूँ कि किस तरीके से तुम्हारा कल्टिवेशन हमेशा शानदार हो जाए और तुम हम सबसे काफी आगे निकल जाओ, तुम फैमिली को आगे जाके लीड करो। मुझे पता है तुम मेरे ऊपर इसी से गुस्सा हो क्योंकि मेरे फादर को तुम्हारे कल्टिवेशन में बता दिया था। तुम्हें तो बताना चाहता हूँ, मुझे पता चला था तुम कल्टिवेशन के अंदर कुछ गलत टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, अगर तुम उन टेक्निक्स को एग्जीक्यूट कर देते तुम्हारी लाइफ में खतरा हो सकता था। इसी वजह से मैंने उस सब के बारे में फादर को बताया ताकि वो तुम्हें रोक सके। क्विन टियान से सुनकर वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सब के सब उसके जाल में फंस जाते हैं, सबके सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। असल में ये क्विन टियान का एक तरीका है सबके सामने एक अच्छी इमेज बनाने का, स्पेशली मुरंग के सामने। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए क्विन टियान सुनैन से कहने लगता है, तुम्हारी गलती इससे तो बड़ी थी कि तुम्हें फैमिली से निकालना जरूरी था, तुम्हारी वजह से एक मेड को सुसाइड करना पड़ा था, तुमने उन दोनों मेड के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, ये एक बहुत गलत हरकत थी जिसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम तुम्हें माफ कर सकेंगे। उस टाइम पर मैं फादर से तुम्हारे बारे में बात करूंगा कि वो तुम्हारे साथ मेरी दया दिखाएं। अगर उस टाइम पर तुम समझ ना होगे तो जरूर से तुम वापस से फैमिली के अंदर ले लेंगे। तुम्हें बस तब तक के लिए वेट करना होगा और इसके अलावा मैं हर तरीके से तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा होने की या फिर मुझे गलत समझने की जरूरत नहीं है। क्विन टियान से इस साइड डायलॉग सुनने के बाद में वो जितने बंदे होते हैं वो सबके सब सुनैन की बुराई करने लगते हैं। इसी टाइम पर सुनैन भी क्विन टियान का ये सर्कल समझ जाता है और जोर से हंसते हुए कहने लगता है, तुम बहुत बड़े झूठे हो, मुझे तो लग रहा था कल्टिवेशन करके तुमने केवल अपने बॉडी को ताकतवर बनाया है, लेकिन तो तुम्हारी तो झूठ बोलने की पावर भी बढ़ गई है। वो मैं नहीं था जिन्होंने उन दोनों मेट के साथ में वो गलत काम किया था, वो असल में तुम थे। तुम यहाँ पर उस मैटर को छालकर मेरे को डिफ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक बहुत ही घटिया मूव है, इसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर दिखाई देने वाला है। और रही मुझे फैमिली से निकालने की बात, तो इसके अंदर भी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। फैमिली में मैंने तुम्हें कई सारे गलत काम करते हुए देख लिया था, तुम नहीं चाहते थे कि सारे कामों के बारे में बाहर के लोग पता चले, इसलिए तुमने फादर से बात कर मुझे फैमिली से बाहर निकला दिया और मेरी इतनी बुरी तरह से डिसरिस्पेक्ट की कि अगर मैं किसी से कुछ कहूँ भी तो वो भी मुझे विश्वास न करे। ये कहने का भी सुनैन वहाँ पर सबके सामने क्विन टियान की एक गलती को पूरी डिटेल में बताने लगता है। ये सारी गलतियाँ इस तरह की होती है कि यहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सबके सब ये सुनकर क्विन टियान के ऊपर जोर हंसना शुरू कर देता है। तभी मुरंग भी हंसने लगती है, जिसे देखकर क्विन को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्ला के सुनैन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे को इससे डिसरिस्पेक्ट करने की? ऐसे जाने की बात में मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें यहीं पर एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। सुनैन कहता है, ठीक है चलो बाहर आ जाओ, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, कई खुले एरिया में चलते हैं। इसके साथ ही अगले सीन में सुनैन और क्विन टियान एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी जगह है। क्विन टियान तुरंत ही फाइटर में लेट हो जाता है और तेजी से सुनैन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। ये देखकर सुनैन भी क्विन टियान के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैन का अटैक उसके ऊपर हिट नहीं होता। ये देखकर सुनैन जोर से घबरा जाता है
वो जल्दी से क्विंटन से दूर हट जाता है। इस तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर लेते हैं। क्विंटन कहने लगता है तो अब तुम्हें घबराहट फील हो रही है, तुम केवल 6 स्टार वॉरियर हो और मैं एक 1 स्टार एलीट हूँ, मेरी पावर तुमसे कहीं ज्यादा है। सुनन कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी अभिवर को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सुनन अपने कंडीशनिंग पावर यूज करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से काफी तेज कंडीशन एनर्जी निकलने लगती है। अब उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये देखकर ऑडियंस बैठे हुए साइड डिस्कस बोलने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? ये लड़का फाइट के बीच में अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। अक्सर ही ब्रेक थ्रू करने के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अगर इसकी बॉडी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुए तो ये इस फाइट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरीके से फाइट के बीच में ब्रेक थ्रू करना काफी रिस्की हो सकता है। क्विंटन कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर भी लिया तुम अभी 6 स्टार पे हो, तब 7 स्टार पे पहुंच जाओगे, तब भी हमारे बीच गैप तो उतना ही रहेगा, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। देखते क्विंटन वापस से सुनन के ऊपर अटैक करने लगता है। इस अटैक के जवाब में सुनन क्विंटन के ऊपर एक जोर से आर्म थ्रस्ट मारता है और ये हिट एकदम सीधे से पड़ती है। इस एक ही मुक्के में क्विंटन बहुत जोर से वहां चलकर पीठ के जमीन पे गिर जाता है और एक ही मुक्के में पूरा ढेर हो जाता है। जिन पे गिरने के बाद में वो कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे कैसे हरा पा रहे हो? सुनन कहता है यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हें मारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस अकेडमी का एक नियम है, यहाँ पर कोई भी कल्टिवेटर किसी दूसरे कल्टिवेटर को मार नहीं सकता है। मैं नहीं चाहता तुम्हें मारने के चक्कर में तुमसे मुझे जो बदला लेना है उस बदले के कारण मुझे ऐसे निकाला जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर क्विंटन बहुत डर जाता है। वो कहने लगता है तुम क्या करने वाले हो? सुनन कहता है तुम्हें ये पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो क्विंटन के एकदम पास में आता है और उसकी दो टांगों के बीच में एक बहुत जोर से लात मार देता है। इसी के साथ ही क्विंटन के मुंह से एक बहुत दर्द चीख निकलती है। आसपास के सभी डेस्पर्स क्विंटन के दर्द को फील करने लगते हैं। इसके बाद में भी सुनन का मन भरता नहीं है, वो सीधे क्विंटन को उल्टा कर देता है और फिर उसके दोनों पांवों के ऊपर तेजी से लाते मारने लगता है। इसके साथ ही क्विंटन की चीखें और तेज होने लगती है। वो मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उसके बाद में उसके मुंह पर भी कई सारे मुक्के पड़ते हैं। ये सब करते हुए सुनन क्विंटन से अपना पूरा बदला ले लेता है, बस उसे मारता नहीं है। इस पूरी ट्रीटमेंट के बाद में सुनन जब क्विंटन को छोड़ देता है तब क्विंटन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तब वहाँ पहुंच पता चलता है सुनन ने क्विंटन को इतनी बुरी से पीटा है कि वो केवल जिंदा है, बाकी सब कुछ उसका खत्म हो चुका है। उसकी बॉडी की कई सारी हड्डियों को पूरी तरह चूरा हो चुका है और उसकी बॉडी के कई सारे बॉडी पार्ट बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिन्हें रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। कुछ पार्ट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी रिकवरी ना हो पाए। यहाँ से हम 3 दिन बाद देखते हैं चैन वुडी सुन यानी घर गेट के पास में आकर चोरों से नॉक करने लगता है। अंदर से सुनन बाहर आता है। चैन वुडी खुश होता बोलता है तुम्हें पता है तुम कितने ज्यादा फेमस हो चुके हो, पूरे अकेडमी के अंदर चारों तरफ तुम्हारा नाम गूंज रहा है। सुनन कहता है अब क्या हुआ? चैन वुडी कहता है अभी नहीं, 3 दिन पहले जो हुआ था उसकी वजह से अब सब कुछ पूरी तरह से बदलने वाला है। सब जगह पर तुम्हारी रिस्पेक्ट कम ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ लोगों को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि 7 स्टार का एक कल्टिवेटर फर्स्ट एलाइट कल्टिवेटर को हरा सकता है। तुमने एक तरीके से एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तुम्हें पता है इस सब के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? तुम अभी अभी इस अकेडमी के अंदर आए हो, इसके बावजूद भी इतनी शानदार तरीके से फाइट कर पा रहे हो। इसी वजह से तुम्हें देखकर सभी फ्रेशमैन्स के मन में अब से तो उम्मीद आ गई है, वो सबके साथ तुम्हें अपना आइडल मानने लगे हैं। उन सभी को लगता है वो यहाँ पर कल्टिवेशन करके अपनी पावर को तुम्हारे जितना ही बढ़ा सकते हैं। इस सब की खबर एक और मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर पहुंच चुकी है। वो लोग इस बात को मान ही नहीं रहे। उस अकेडमी के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एरोगेंट है क्योंकि उनके पास में एक ड्रैगन डिटी कल्टिवेटर है। उसी कल्टिवेटर के बिहाफ पर उनकी अकेडमी अक्सर ही हमारी अकेडमी को चैलेंज करती रहती है। अब क्योंकि तुम हमारी अकेडमी की शान हो, इसलिए सब चाहते हैं उस ड्रैगन डिटी कल्टिवेटर से तुम आगे बढ़कर फाइट करो। अकेडमी के हर एक डिसिप्लिन को तुमसे उम्मीद है इस फाइट के अंदर भी तुम जीत पाओगे। ये सुन के सुनियान एक सेकंड के लिए सोचने लगता है और फिर कहता है नहीं, मुझे इस सब के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे अपने कुछ गोल्स हैं जिन्हीं को पूरा करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मैं बेकार में इधर डाइवर्ट नहीं होना चाहता। चैन वुडी कहता है क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारे लिए कितना अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, सभी डेसिबल्स और एल्डर्स को मना करने में मैं तुम्हें मदद करूंगा। वैसे एक और बात, मेरे यहाँ पर आने से पहले 3 बार मूरंग भी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन वो यहाँ से हर बारी खाली हाथ लौट गई क्योंकि तुम गेट बंद करके अपना कल्टिवेशन कर रहे थे। सुनन कहता है वो यहाँ पर क्यों आई थी? तो पीछे की साइड से एक आवाज आती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो। ये कहते हुए मूरंग इस जगह पहुंच जाती है और कहने लगती है हमने एक मिशन को चुना है, उस मिशन के अंदर हमारी पूरी टीम जाने वाली है। ये मिशन काफी खतरनाक है, हमने तुम्हारे पावर्स को देखा है, इसलिए मुझे लगता है हमारी टीम के अंदर तुम काफी अच्छे से ज्वाइन हो सकते हो और इस मिशन में हमारे बहुत काम आ सकते हो। सुनन कहता है वैसे मिशन किस तरीके का है? मूरंग कहती है मिशन तो थोड़ा खतरनाक है, ये एक ब्लैकग्रेड मिशन है। इस मिशन के अंदर हमें ईस्ट फॉरेस्ट के अंदर जाना है। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी। एक चीज के लिए मैं तुम्हें पूरी सेटिस्फाई कर देना चाहती हूँ, इस मिशन खत्म होने के बाद में तुम्हारा काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। ये सुनते ही सुनन तुरंत ही चीज के लिए हक देता है। सोचने लगता है ईस्ट फॉरेस्ट
मेरे कंडीशन के लिए काफी चीज हो सकती है। वहाँ पे जब मैं बीच से फाइट करूंगा तो पावर काफी बढ़ेगी। मुरम कहती है तो फिर ठीक है, 3 दिन के बाद में तुम हमसे अकेडमी गेट के पास में आके मिलना। 3 दिन बाद सुबह हम इस मिशन को शुरू करेंगे। ये कहकर मुरम वहाँ चली जाती है। मुरम के जाने से 1 सेकंड पहले तक चैनिटी पूरी उम्मीद होती है कि मुरम उसे इन्वाइट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चैनिटी कहने लगता है ये क्या हो रहा है, उसने मुझे इन्वाइट क्यों नहीं किया, कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। एपिसोड की शूटिंग दिखते हैं। सुनियन के पास में मुरंग आती है और उसे अपनी टीम के अंदर शामिल होने का ऑफर देती है, जो कि जल्द ही इनकी टीम एक मिशन पे जाने वाली है जिनमें इनकी फाइट कैसे बीच से होगी। इसके अंदर सुनियन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वो तुरंत ही इसके लिए हाँ कह देता है। इसके बाद में मुरंग सुनियन को बताती है कि 3 दिन बाद में ये मिशन शुरू होने वाला है, तुम्हें अच्छे से तैयार रहना होगा। ये कहते हुए मुरंग चली जाती है और सुनियन भी उसे तैयार करने के लिए स्क्रिप्चर पवेलियन नाम की एक जगह पहुंच जाता है। ये इस अकेडमी की एक काफी शानदार जगह है जहाँ पर कल्टिवेशन स्किल्स के काफी सारे स्क्रिप्चर्स को रखा जाता है। कल्टिवेटर्स अपने कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट का यूज करके जहाँ किसी भी स्क्रिप्चर को खरीद सकते हैं। सुनैन जब यहाँ पर इधर उधर घूम रहा होता है तब वो यहाँ से 3-4 स्क्रिप्चर को सिलेक्ट करता है और फिर उन सभी को पढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ तो सकते हैं लेकिन इनसे स्किल सीखने के लिए इनको खरीदना होगा जिनमें कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च होंगे। और जितने भी स्क्रिप्चर्स को सुनैन ने सिलेक्ट किया है इन सभी की कीमत बहुत ज्यादा है। सुनैन इनमें से 1 या फिर 2 को ही परचेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है, ये जो सारे स्क्रिप्चर्स है ये सबके सब पार्ट्स में है। अगर किसी कल्टिवेटर को पूरी स्किल सीखनी है तो उसे कई सारे स्क्रिप्चर्स को खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से सुनैन काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। कुछ देर तक ये सब सोचने के बाद में सुनैन फाइनली एक स्किल सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ से हम डायरेक्ट 3 दिन बाद से देखते हैं सुनैन इस जगह पहुंच चुका है जो कि इस अकेडमी की मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर मुरम अपनी पूरी टीम के साथ में सुन के इंतजार कर रही है। जैसे सुन यहाँ पूछता है तो मुरम के साथ का ये बंदा उसे देख के कहने लगता है मुरम तो ये है वो जिस हमने हमारी टीम के अंदर ऐड किया है, मुझे यकीन है हमारी टीम के अंदर ये काफी अच्छा करेगा। इसी टाइम मुरम सुनैन के सामने इस बंदे को इंट्रोड्यूस कराती है। इसका नाम है लैंगफैंग जो कि इस टीम का कैप्टन है। ये नाम सुनते ही सुनैन इसे पसंद जाता है। सोचा लगता है ये वही बंदा है जिसका नाम मैंने उस एरिना के बाहर देखा था। ये 3 नंबर पर था। उस बोर्ड के ऊपर ये भी लिखा था ये एक 3 स्टार एलिट है और अभी स्टारलाइट स्टेज पर है। इसी टाइम पर मुरम लिनफेंग से कहती है कैप्टन लिनफेंग ये वो सुनैन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लिनफेंग कहता है इसका नाम तो मैं पहले भी काफी सुन चुका हूँ, तुमने जब इसके बारे में मुझे बताया उसके बाद से लगातार किसी न किसी बात के ऊपर इसके बारे में मेरे से कोई खबर आई जाती है। फिर कुछ टाइम पहले मुझे पता चला है इसके पास में एम्पर रैंक टैलेंट है। ओजिंग चेंगफेंग के बाद में ये हमारी अकेडमी का दूसरा कल्टिवेटर है जिसके पास में ये टैलेंट है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये एक 6 स्टार वॉरियर है। इसके बावजूद भी इसने एक 1 स्टार एलिट को फाइट के अंदर हरा दिया जो कि बहुत इंप्रेसिव है। इसकी इसी काबिलियत की वजह से पूरी अकेडमी के अंदर ये काफी फेमस हो चुका है और इसी वजह से ये हमारी टीम के अंदर भी है। इतनी तारीफ सुनकर सुनैन को काफी अच्छा लगने लगता है। वो कहता है आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, मुझे अच्छे से पता है आप कितने पावरफुल है। तभी एकदम से टीम का एक दूसरे में बोलने लगता है मेरा नाम लुन चैन है और मैं इस टीम का असिस्टेंट कैप्टन हूँ और जब तुम हमारी टीम के एक मेंबर हो इसलिए तुम्हारे साथ में हमारी टीम का नाम जुड़ चुका है। इस मिशन के अंदर कोई भी गड़बड़ मत करना, कभी भी कोई सिचुएशन क्रिएट मत करना कि हमें ऐसा लगने लगे कि हमने तुम्हें अपनी टीम में शामिल करके कोई गलती कर दी है। लू चैन से सुनने के बाद में सुनैन का काफी मुंह उतर जाता है। मुरम कहने लगती है सुनैन तुम्हें तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लू चैन कल तुम बता रहा है कि मिशन कितना खतरनाक हो सकता है और मिशन के अंदर तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। अभी हो सकता है उसका बिहेवियर तुम्हें तो रूड लगे लेकिन जब तुम इस मिशन के अंदर हमारे साथ में आगे बढ़ोगे तो तुम समझने लगोगे वो जो कुछ भी कहता है वो काफी सही है, वो काफी पावरफुल है, उसके हाथ में काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुनना। इसी टाइम पर एक तीसरा बंदा उसका नाम यूफैंग है वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है हाँ सुनैन तुम ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अब तुम हमारी टीम के एक मेंबर हो इसलिए हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर तुम कोई भी गलती करते हो तो हम सब उसे कवर करेंगे। मैं भी इस टीम का एक मेंबर हूँ तो हम दोनों साथ में इस टीम के अंदर सेम ही लेवल पर है। तभी लू चैन कहता है अब जब हम सभी सब यहाँ पर आ चुके हैं तो भी ठीक है मिशन को शुरू करते हैं। इसी के साथ ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। लू चैन चढ़ते हुए कहता है थोड़ी देर के अंदर हम बीच फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट बहुत खतरनाक है जहाँ पर काफी सारे बीस्ट होंगे। अगर हम सब किसी तरीके से इस मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम में से हर एक को 5,000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। मुझे लगता है हम में से हर एक के लिए ये काफी अच्छा अमाउंट है, इसलिए सबके सब इस मिशन के अंदर अपनी पूरी मेहनत करना। इसके अलावा हमें मेनली इस मिशन के अंदर क्या करना है उस के बारे में तुम रास्ते में चल जाएगा। यही बात करते हुए ये सारे बंदे यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइम हम देखते हैं गेट के ऊपर कोई और भी है जो कि इन सभी जाते हुए देख रहा है। ये वो बंदा है जिस हमने कई एपिसोड पहले देखा था। इसका नाम शायद ओजिंग टियानलैन है।
इन सभी को इज्जत देखकर ये काफी खुश हो रहा होता है। यहाँ से हम जंगल के दृश्य देखते हैं। शाम हो चुकी है। लिनफेंग कहता है अब यहाँ से 20 वर्ष लगभग शुरू हो चुका है, हमारे लिए अच्छा होगा हम रात में ट्रेवल ना करें, हम कहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। इसके बाद में मैं तो मिशन के बारे में जो भी जानकारी है वो भी बता दूंगा। सबके सब लिनफेंग की इस बात को मान जाते हैं और जल्दी से आके उस पर बैठ जाते हैं। लिनफेंग कहने लगता है इस मिशन के अंदर हमारा सबसे मेन काम है अर्थ ड्रैगन के अंडे को चुराना। एक बात अच्छे से याद रखना, अर्थ ड्रैगन बहुत ताकतवर होता है, उससे हम फाइट नहीं कर सकते। सुनने में आया है वो स्टारलेट स्टेज के एकदम पीक पे पहुंच चुका है, इसलिए हम उसे फाइट करने की कोशिश ना करके चुपके से चालाकी से उसके अंडे को चुरा लेंगे। लिनफेंग कह रहा होता है तभी एकदम से उसे कुछ फील होता है। वो जल्दी से अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। कहने लगता है यहाँ पर कुछ खतरनाक है, अजीब सी खामोशी यहाँ पर, सबके सब सतर्क हो जाओ। ये सुनते ही सुन यानी अभी थोड़ा निकल लेता है। इसी टाइम पर झाड़ों के पीछे एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है जो कि चलकर डायरेक्ट सुनियन पे अटैक कर देता है। उसे देखते ही सुनियन काफी चुप जाता है। तभी सडनली से आवाज आती है जल्दी से वहाँ से दूर हटो। ये कहते हुए लूचर बीच में आता है और सीधे उस पैंथर के हाथ के ऊपर अपना मुक्का मार देता है। इसी टाइम पर सुनियन के पास से एक भालू गुजरता है जो कि सीधे उस पैंथर के मुंह पे आके पड़ता है और वो पैंथर दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं है। लिनफेंग का भाला घूम के वापस उसके हाथ में आ जाता है। वो जल्दी से अपने सर्दी से कहने लगता है सबके सब इसे घेर लो। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पैंथर है जो काफी ताकतवर होता है। ब्लू जॉन कहता है इसकी पावर तो मैं फील कर चुका हूँ, जब इसके हाथ के ऊपर मैंने मुक्का मारा था तब इसके पंचे मेरे हाथ टच हो गए थे, काफी तेज से खून बह रहा है, पंचे बहुत बहने हैं इसके। इसी टाइम पर ये ब्लैक पैंथर जोरों से घुराना शुरू कर देता है, तभी एकदम से यहाँ से भाग जाता है। सुनियन कहता है ये क्या हुआ, ये से भाग क्यों गया? ब्लू जॉन कहता है क्या तुम पागल हो? अच्छा हुआ वो 20 टाइम से भाग गया, वरना तुम तो इस फाइट खत्म हो चुके थे। इसने सबसे पहले तुम पर अटैक किया था, तुम्हें फाइट के अंदर जैसा उत्तर देना चाहिए। अगर इस स्त्री को भी तुम पर अटैक करे तो वहाँ से भागना चाहिए, तुम इसे फाइट नहीं कर सकते। वो तो अच्छा हुआ तुम्हें बचाने के लिए मैं बीच में आ गया, वरना तुम खत्म थे। जिसमें को सुनैन ब्लू जॉन से माफी मांगने लगता है, तभी मुरैन सुनैन के पास में आती है और उसे कहने लगती है अब से तुम मेरे 2 मीटर के रेडियस के अंदर ही रहना, अगर कोई भी तुम पर अटैक करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर सुनैन थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होता है, लेकिन वो मान जाता है। तभी एकदम से इस जगह पर कुछ हवा की आवाज आने लगती है। एक बहुत खतरनाक तीर तेजी से मुरुंग की तरफ बढ़ने लगता है। मुरुंग बहुत घबरा जाती है। एकदम एंड टाइम पर सुनैन उस तीर को हाथ से पकड़ लेता है। सुनैन ने जिस रफ्तार में इस तीर को पकड़ा होता है ये देखकर सब काफी चौंक जाते हैं और मुरुंग भी सुनैन से काफी इंप्रेस हो जाती है। सुनैन उस तीर को देख कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, हमारे ऊपर इस एरो को किसने शूट किया? मुझे नहीं लगता हमने यहाँ पर किसके नुकसान पहुंचाया है जो कि हमें मारने की कोशिश करे। ब्लू जॉन कहता है मुझे ऐसा लगता है इस जंगल के अंदर कुछ हंटर्स है जो कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। हंटर्स ने इस एरो को हमारे पर शूट किया होगा। सुनैन कहता है क्या कह रहे हो तुम, अगर यहाँ पर हंटर्स है तो हम पर शूट क्यों करेंगे, उन्हें बीस्ट के ऊपर शूट करना चाहिए। यूफेंग कहता है लगता है इस तरह के मिशन के ऊपर तुम पहली बार आए हो। ह्यूमंस के पास में किसी भी बीस्ट से ज्यादा चीजें होती है, अगर कोई हंटर किसी बीस्ट को मारेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 क्रिस्टल या फिर 2 क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, लेकिन वही अगर कोई हंटर किसी ह्यूमन को मार दे और उसके पास से जितनी भी चीजें उन्हें चुरा ले तो उसका प्रॉफिट कहीं ज्यादा बड़ा होगा। हम इस टाइम पर एक फॉरेस्ट के अंदर है तो यहाँ पर कोई भी कानून या नियम नहीं है, कहीं से भी हम पर कोई भी अटैक कर सकता है। लिनफेंग कहता है यूफेंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, सबके सब खुद सतर्क रहो, हो सकता है कुछ देर में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाए, हमें फाइट के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसको सुनैन उस जगह पर थोड़ा और गौर से देखने लगता है, वापस उस तीर को देखता है और कहता है ये काफी शानदार तीर है, मेरे पास में डिमोनिक पावर है, अगर मैं इसे नहीं रोकता तो कोई और तो इसे बिल्कुल रोक नहीं सकता था, इसलिए मुझे इस टीम को पूरे से प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है इतना खतरनाक जो कि इन सभी को मारना चाहता है। यहाँ से हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। जंगल के एक दूसरे एरिया में 3 हंटर्स एक जगह बैठे होते हैं। एक हंटर कहने लगता है कल रात को मैंने उनको अटैक किया था, वहाँ पर 4 मेल और 1 फीमेल है, मेरा एरो लगभग उस फीमेल के लगने वाला था, किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन तभी एकदम एंड टाइम पर एक मेल कैडेट बीच में आ गया और उसने उस एरो को पकड़कर उस लड़की को बचा लिया, वरना आज तो वो लड़की पूरी से खत्म थी। वैसे वो लड़का जिसने उस एरो को पकड़ा था वो उसका ताकतवर नहीं है, वो केवल वॉरियर के 7th स्टेज पर है, उसे रास्ते में जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी टाइम पर एक दूसरा हंटर जिसका नाम टाइल्यू है वो कहने लगता है ये तो अच्छा हुआ वो लड़की बच गई, वरना तुम इतने सुंदर रिसोर्स को पूरी से वेस्ट कर देते। वहाँ पर तुम्हें लगभग 5 बंदे दिखाई दिए थे, तुम्हें उनमें से वो लड़की मिली जिसके ऊपर तुम्हें शूट करना था, वो तो अच्छा हुआ उस दूसरे कल्टिवेटर ने उस लड़की को बचा लिया, वरना सब कुछ खराब हो जाता। तुम्हें पता है वो लड़की अज़ूरा एकेडमी की तीसरी सबसे सुंदर लड़की है, उस लड़की को हम इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकते, उस लड़की की कीमत किसी भी रिसोर्स से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर पहला बंदा जिसका नाम यंग सी है ये बोलने लगता है चाइल्ड तुम ये सब बातें बंद करो, तुम्हारे दिमाग में तो मुझे लड़कियां चलती रहती है, तुम्हें किसी रिसोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमेशा ही लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें पता है ना इस टाइम पर हमें एक बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर है, कितना खतरनाक मिशन के बीच में है, यहाँ पर लड़की के बारे में सोचना काफी खतरनाक हो सकता है। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम्हारी ये आदत तुम्हें किसी दिन मरवाएगी। मैं एक और चीज पक्के तौर पर कह सकता हूँ, अगर हमने इस मिशन को सीधे से खत्म कर दिया तो हम सभी के पास में इतने सारे पैसे होंगे कि तुम जिस लड़की को चाहे उस लड़की को खरीद सकते हो, इसलिए अभी अपना पूरा ध्यान इस मिशन पे लगाओ। टिल्लू बोलता है तुम
कह रहे हो, तुम जानते भी हो वो लड़की कौन है। वो एक बहुत बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। कितना भी बड़ा अमाउंट उसको दे दो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। इसलिए अगर उन्हें उसे पकड़ना है तो उसे जिंदा ही पकड़ना होगा। जिसमें गैंगजी इस बंदे को खुद से इग्नोर करता है और अपने तीसरे देखने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान सा है। गैंगजी कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों? अब तक का हमारा मिशन काफी अच्छा चल रहा है। हमने उनके ऊपर अच्छी तरीके से अंदर से अटैक करवाया था। उसके अलावा एरो का अटैक भी काफी सही हुआ था। और एक गलती हो गई जिससे सब कुछ बिगड़ा है। ये गलती भी जल्दी ठीक हो जाएगी, डब्ल्यू कहता है। और ये कोई बड़ी गलती नहीं है। उनकी टीम के अंदर जो सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है वो केवल एक 3 स्टार एलिट है। केवल वही है जो कि हमारे लिए दिक्कत बन सकता है। लेकिन हमारी टीम के अंदर 2 3 स्टार एलिट है और एक 4th स्टार स्टारलाइट स्टेज का एक वॉरियर है। मुझे लगता है हमारी पावर उनसे कहीं ज्यादा है, इसलिए हराना उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सुनकर ये तीसरा प्रेशर बंदा फाइनली अपना मुंह खोलता है और कहने लगता है, मुझे नहीं लगता ये मिशन इतना आसान होने वाला है। जब तुमने उस लड़की पर एरो शूट किया था वो एरो बहुत ज्यादा फास्ट था। वहाँ पर कोई बंदा नहीं था जो कि उस एरो को रोक सके। फिर ऐसा कैसे हो सकता है एक 7th स्टेज का नॉर्मल सा वॉरियर उस एरो को रोक दे? मुझे इस सब के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। गैंगजी कहता है, चिंता मत करो, मैंने कहा ना वो एक 7 स्टार वॉरियर है, उसे हम हरा सकते हैं। वो तो मैंने उस टाइम पर केवल एक ही एरो शूट किया था, इसलिए उसे पकड़ लिया। हो सकता है देखो इत्तेफाक रहा है, लेकिन अब जब मैं उसके ऊपर तीरों की बारिश कर दूंगा तो बिल्कुल भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। सुनकर तीसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस मिशन को हम अभी खत्म करेंगे और अब की बार उन पर छुपके अटैक नहीं होगा, सीधे सामने से उन्हें खत्म करते हैं। सुनकर ये दोनों बंदे भी खुश हो जाते हैं और इनका मिशन आगे बढ़ने लगता है। यहाँ से हम सुनैन और बाकी सबको देखते हैं जो कि अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तभी एकदम से पीछे के साइड से एक बहुत तेज रफ्तार तीर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो एक पेड़ को तोड़ता हुआ सीधे मुर्रों की तरफ बढ़ रहा है। सुनैन एकदम टाइम पर इसे देख लेता है। वो तुरंत ही अपना तलवार निकालकर उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर तुरंत ही अपने सरसेतु से कहता है, जल्दी से इधर उधर बिखर जाओ, हम पर अटैक हुआ है। सुनैन की इतना कहने के साथ ही एक दूसरी साइड से ये बिग गाय और टाउलू बाकी के बंदूकों पर अटैक कर देता है। बिग गाय सीधे लिन फ्रैंक के ऊपर अटैक करता है